नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों का एक नए वीडियो के अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी यौगिक में उसके जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है वो किस प्रकार से बनती है। तो अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे आयनिक यौगिकों के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और जो अब की बार 10th क्लास में बोर्ड की बात करूं उसके अंदर मेथड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी गई थी। लेकिन हम सहसंयोजक यौगिकों में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं NaCl आयनिक यौगिकों के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है, के अंदर पूछा जाता है। और जो अब की बार 10th क्लास में बोर्ड की बात करूं उसके अंदर मेथड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी गई थी। लेकिन हम सहसंयोजक यौगिकों में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं NaCl आयनिक यौगिकों के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना आयनिक यौगिक क्या होंगे कि धातु और अधातु के मध्य जो बंध बनता है वो आयनिक बंध होता है। अब जो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उसे आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। और ये पूरा आप डिटेल से जानना चाहते हो तो जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक दी गई है, तो वहां जाकर के आप पूरा आयनिक यौगिक के बारे में देख सकते हो, उसके गुण वगैरह क्या होते हैं। अब देखो हम यहाँ पर देखेंगे NaCl के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए आपको Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। और यदि आपको Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना आता है तो यदि आप डिटेल से देखना चाहते हो तो जरूर जाकर के वीडियो देख लेना। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये लाइन आप याद रख लेना कि 1s 2s 2p 3s और 3p 4s और 3d, ये एक लाइन याद रख लेना है, ठीक है। क्योंकि ये आप जब तक 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तब तक आपको ये काम आ जाएगी। लेकिन इसे आगे निकालोगे तो आपको पूरा समझने के लिए आपको डिटेल वाला वीडियो जाकर के देखना होगा। लेकिन अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर काम बन जाएगा। आपको एक लाइन याद रखनी है। अब 1 2 3 4 ये क्या है, ये सब कोर्स है, कक्षाओं की संख्या है। और एसपीडीएफ क्या, ये उपकोष की ये उपकोष होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एस उपकोष के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी के अंदर हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और डी के अंदर हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और एफ के अंदर हम अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और आपके 10th क्लास तक जो 30 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं, सिर्फ इस बात को आपने याद रख लिया, कुछ भी नहीं समझा है फिर भी आप इसको याद रखने से आपको मात्र पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आता है या इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो। अब इसके अंदर कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि Na, हम जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है। देखो इस पर ना तो प्लस लिखा हुआ है ना माइनस लिखा हुआ है। तो इसका मैं बात करूं सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक जिसे Z से दर्शा सकते हैं हम, जो होता है 11। अब जब इसके अंदर परमाणु क्रमांक 11 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी इसके अंदर 11 ही होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उदासीन परमाणु उदासीन तत्वों के अंदर। अब देखो, अब मैं बात करता हूं यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर भरना है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ पे काम आ रहा है हम अभी देखेंगे। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो सबसे पहले आप ये लिख लो, ठीक है। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1s 2s 2p 3s और 3p, यदि आगे आपकी जरूरत है तो और लिखते जाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक लिख लो। अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भरने हैं। अब देखो 11 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना आपको कि S के अंदर हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें भर सकते हैं, तो पीछे रह जाएंगे हमारे पास 9। वापस S आ रहा है, आपको अगले वाले संख्या क्या है वो नहीं देखना, सिर्फ यहां देखना है इलेक्ट्रॉन भरते समय कि S के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इसमें भर दो, फिर 9 में से 2 इसमें भर दिए, फिर 7 रह गए। अब आगे P आता है तो P के अंदर हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसके पास में फिर 1 रह जाएगा। S के अंदर हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 का 1 यहां पर भर दो, हमारे पास 0। कहने का मतलब ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आप यहां पर देखते हो कि 3p हमारे किसी कोई काम का नहीं आ रहा है, तो 3p को आप यहां से हटा दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो सिर्फ इसके द्वारा। और यदि आप ये नहीं लिखा है तो जरूर लिख देना, क्योंकि मैं अभी इसको साफ कर रहा हूं। और यदि आप आपके पास पेन वगैरह नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमारे हो गया। अब आगे किस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनेगी। तो देखो
तब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आप देखो बाह्यतम कोष कौन सा होता है, ये बात का ध्यान रखना। जब एस पी डी एफ जो उपकोष होते हैं उनके आगे जो अधिकतम नंबर लिखा हुआ होता है वो बाह्यतम संख्या होता है। इसके आगे देखो 1 लिखा है, 2 लिखा है, इसमें 3, तो हाईएस्ट 3 लिखा है तो 3 वाला इसमें बाह्यतम कोष होगा। अब ये बाह्यतम कोष है 3 वाला, तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 1, तो सोडियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1। अब मैं बात करता हूँ Cl की, क्लोरीन की। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको पता लगाना है। तो इसी प्रकार मैं इसे साफ कर या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है, जेड लिखते परमाणु क्रमांक वो होता है 17। जब इसके अंदर 17 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होगी। अब आपको मैंने कहा था ये लाइन याद रखनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 1s 2s 2p 3s और 3p और 4s, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। आपको मैंने अभी बताया कि s के अंदर 2 भर सकते हैं, हमारे पास 17 है, 2 इसमें भर दिए, पीछे रह गए 15। वापस s आ रहा है, 2 भर सकते हैं, 2 भर दिए, पीछे रह गए हमारे पास 13। p में 6 भर सकते हैं अधिकतम, तो 6 इसमें भर दिए, पीछे रह गए हमारे पास 7। s के अंदर 2 भर सकते हैं तो हमारे पास रह जाएंगे यहाँ पर 5। p के अंदर 6 भर सकते हैं लेकिन हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ही है तो 5 ही भरेंगे हम, ये रह जाएगा 0। अब s के अंदर हमने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है 4s के अंदर, तो इसको आप साफ कर दीजिए क्योंकि हमारे को काम का नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आपको बताना है कि Cl का किस प्रकार से आप बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हो। मैंने अभी यहाँ कहा कि जिस sp_df के आगे आप देखना जो सब नंबर सबसे ज्यादा लिखा हुआ होता है वही आपका बाह्यतम कोष होता है। इसमें देखो इसके आगे भी 3 है, s के आगे p के आगे भी 3 है, तो कहने के लिए पूरा बाह्यतम कोष होगा। और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं वो ऊपर वाली संख्या होती है 5 और 2 7। तो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर हो जाएंगे 7, तो यहाँ पर आप 7 लिख दो, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, इसके लिए क्या करना है कि Na देखो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को आप बिंदु के द्वारा या फिर क्रॉस के द्वारा आप लिख सकते हो। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा या क्रॉस के द्वारा आप लिख सकते हो, तभी तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो आप बिंदु के द्वारा भी लिख सकते हो, क्रॉस के द्वारा भी लिख सकते हो। अब मैं Na की बात करूं तो Na के पास में ये लो, मैंने बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शा दिया। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर Cl, क्योंकि आपको क्या बनाना है कि आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। Cl के बारे में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 को मैं क्रॉस से लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो कोई भी तत्व है अपने बाह्यतम कोष के अंदर जो है परमाणु है वो अपने अष्टक पूरा करना चाहता है ताकि वो स्थायी हो जाए। तो अब इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ये इसको देगा, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसको ट्रांसफर करेगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो Na ने जब Cl को दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, तो ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना NaCl की, ठीक है।